बच्चों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इमरान सीरीज़ बहुत अहम नावल है ये। और इसके लिटिल डेविल के 10 पार्ट मैंने पहले दिए थे। फिर मेरे फादर बीमार हुए और अनफॉर्चुनेटली उनकी वफ़ात हो गई थी। फिर रमज़ान भी आए तो इस वजह से सिलसिला रुक चुका था। अली इमरान बड़ा मशहूर किरदार है और कहानी कुछ ये है कि इस बार इमरान का वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा है जो बौने हैं लेकिन क्रिमिनल्स मगर उनकी शक्ल मासूम बच्चों जैसी है। और उन्हीं में से इस वक्त कुछ मासूम शक्ल जैसे क्रिमिनल्स इमरान जो हीरो है इस स्टोरी का उसके पीछे पड़े हुए। तो इमरान कार में जा रहा है और जो विलन है डिंची उसने उसमें टाइम बम रखा हुआ है। तो आए हम पार्ट 10 के बाद पार्ट 11 को स्टार्ट करते हैं। कार रुकते ही प्रिंस नीचे उतरा और तेज़ तेज़ कदम उठाता फाटक की तरफ पड़ता चला गया। वो फाटक खोलने जा रहा था, इसीलिए मैं डिंची ने तेज़ी से तार को मखसूस अंदाज में घुमाया और तार हल्की सी क्लिक की आवाज़ से खुलता चला गया। डिंची ने पैर निकालकर ज़मीन पर लगाया और मिड गार्ड से हाथ छोड़कर डिग्गी को पकड़कर ज़रा सा उठाया और सांप की सी तेज़ी से मामूली सी खला में रेंगता हुआ डिग्गी के अंदर चला गया। इसने दोनों हाथों से डिग्गी को थाम रखा था ताकि ना ही वो पूरी तरह बंद हो जाए और ना ही खुलकर ऊपर चली जाए। चंद लम्हों बाद कार आगे बढ़ी और फिर कार एक मोड़ काट कर इसकी रफ्तार तेज़ हो गई और डिंची समझ गया कि अब कार पक्की रोड पर दौड़ रही है। डिंची ने एक हाथ से डिग्गी को थामा और दूसरी हाथ जेब में डालकर डिंची ने वो इलास्टिक बम निकाल लिया। फिर दांतों से उसका गिलाफ नोचकर उसने वो बम डिग्गी की कार के अंदरूनी दीवार के साथ चिपका दिया। इस बम के नीचे इलास्टिक की पट्टी लगी हुई थी, इसलिए वो फ़ौरन ही चिपक गया। बम की पतली सी पट्टी के ऊपर एक छोटा सा मीटर बना हुआ था। अब डिंची सोच रहा था कि उसे कितनी देर बाद का सेट करे, क्योंकि उसे मालूम था कि ना था कि सफ़र कब ख़त्म होगा और क्या सफ़र के बाद प्रिंस कार से बाहर निकल जाएगा या उसके अंदर रहेगा। इसलिए वो चंद लम्हे सोचता रहा। फिर उसने फ़िलहाल टाइम सेट करने का इरादा तर्क कर दिया और हालात का इंतज़ार करना मुनासिब समझा। कार कुछ देर बाद आहिस्ता होनी शुरू हुई तो डिंची चौंक पड़ा। उसने दराज में से सर बाहर निकाला तो उस वक्त कार एक मारूफ सर पर दौड़ रही थी और फिर वो बाएं तरफ निकलती हुई एक तवील दीवार के साथ आगे बढ़कर एक जगह पे रुक गई थी और इसके साथ ही कार का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने डिग्गी को ज़रा सा उठाया और बाहर जाकर सर पर कारें दौड़ रही थी लेकिन करीब कोई आदमी नहीं था। चुनाचा तेज़ी से बाहर की तरफ रफ्ता और दूसरे लम्हे वो ज़मीन पर कार की ओर में खड़ा था। इसने साइड से देखा तो कार एक बड़े से फाटक के सामने खड़ी थी। उसने सोचा कि हाथ अंदर डालकर बम का स्विच सेट कर दें, मगर उसी लम्हे फाटक खुला और साथ ही कार एक झटके से आगे बढ़ी और डिंची मुंह के बल ज़मीन पर गिरता चला गया। जब तक डिंची उठता कार फाटक के अंदर जा चुकी थी और इसके साथ ही फाटक बंद हो चुका था। शायद फाटक किसी ऑटोमेटिक सिस्टम से बंद होता था। डिंची एक तवील सांस लेकर रह गया। बम भी हाथ से गया और प्रिंस भी। जब तक बम का स्विच सेट ना होता वो बेकार था। डिंची चंद में सोचता रहा, फिर तेज़ी से सड़क पार करके दूसरी तरफ मौजूद एक कैफ़े की तरफ बढ़ता चला गया। कैफ़े में दाखिल होकर वो सीधा काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। काउंटरमैन एक बच्चे को अपनी तरफ आता देखकर हैरान रह गया। क्या बात है बेटा? काउंटरमैन ने छुप कर पूछा। मैंने डैडी को फ़ोन करना है। डिंची ने लहजे को मासूम बनाते हुए कहा। ज़रूर बेबी, ज़रूर करो। इधर आओ, स्टूल पर चढ़ जाओ। हाँ जनाब, इन मुजरिमों की ख़ास बात ये थी कि इनका ना सिर्फ कद छोटा था बल्कि दिखते भी बच्चों की तरह थे। काउंटरमैन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। डिंची स्टूल पर चढ़कर बैठ गया। ऊंचे स्टूल पर चढ़ने की वजह से वो आसानी से काउंटर पर पड़े फ़ोन तक पहुंच सकता था। नंबर मिलाओ। बताओ, मैं मिला दूं, काउंटरमैन ने कहा। 33441। डिंची ने पलके झुकाते हुए कहा और काउंटरमैन ने तेज़ी से नंबर घुमाने शुरू कर दिए। राब्ता काम होते काउंटरमैन ने कुछ बोला और दूसरी तरफ शायद यस का लफ्ज़ सुनते उसने रिसीवर डिंची की तरफ बढ़ा दिया और दूसरी लम्हे काउंटर पर पहुंचने वाले घाक की तरफ मुझे भी हो गया। हेलो, मैं डिंची बोल रहा हूँ। ये 01 बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक बाहरी से आवाज़ आई। 01, तुम फ़ौरन कॉल लेकर कैफ़े कश्मीर के सामने पहुँच जाओ जल्दी, और मैं उसे मुकम्मल सामान के साथ आना। और अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। दूसरी तरफ से मुतवाना लहजे में कहा गया। डिंची ने भी एक टाल सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। थैंक यू सर, डिंची ने मुस्कुराते काउंटरमैन से कहा और जेब से एक नोट निकाल कर काउंटर की तरफ बढ़ा दिया। और नहीं, हम तुम जैसे मासूम और प्यारे बच्चों से पेमेंट नहीं लिया करते।
डैडी से बात हो गई, काउंटर मैन ने नोट लेने से इनकार करते कहा हो गई, अच्छा थैंक यू, और फिर उछल कर स्टूल से नीचे कूद गया। डिंची दिल ही दिल में काउंटर मैन की इस बात पर हंस रहा था कि तुम जैसे मासूम और प्यारे बच्चों से पेमेंट नहीं लिया करते। डिंची सोच रहा था कि यार काउंटर मैन को इसकी हकीकत का पता चल जाए तो इसकी क्या हालत होगी। स्टूल से उतरकर डिंची कैफ़े के हॉल से निकलकर बरामदे में आया। अब फिर बरामदे के सतून के साथ खड़ा हो गया। अब वो पाठक डिंची के सामने था जिसमें प्रिंस अपनी कार समेत दाखिल हुआ था। डिंची इस इमारत को बखौर देख रहा था और सोच रहा था कि इस किस्म की इमारत है, क्योंकि इमारत बहुत बड़ी थी और इसकी दीवारें किसी किले की तरह ऊंची थी। यूँ लगता था जैसे पुराने ज़माने का कोई किला हो, लेकिन दीवार से महसूस होता था कि इमारत ज़्यादा पुरानी नहीं है। आखिर उसने नहीं सोचा कि प्रिंस का हवाई मकान यही होगा और वो अपने तकल्लुफ़ात से हटकर ज़िंदगी गुजारने के लिए इस फ्लैट में अपने बोर्ची के साथ रहता होगा। अभी इसी बरामदे के सतून के पास खड़े हुए 10 मिनट गुजरे होंगे कि नीली रंग की एक कार उसके सामने आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर एक तवील कद आदमी मौजूद था जिसकी बड़ी बड़ी मूछें उसके चेहरे को खासा खौफनाक बना रही थी। 01 था लिटिल डेविल का मुलाजिम। लिटिल डेविल ने अपनी तंजीम में बाकायदा बड़े बड़े कद के ताकतवर मुजरिम भी भर्ती रखे थे। ये सब लंबे कद के और खासे लड़ाके थे, क्योंकि खुद वो लड़ाई पढ़ाई नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने ऐसे लोगों की बाकायदा तंजीम बनाई रखी थी। 01 उस टीम का इंचार्ज था। ये टीम अलहदा रहायशगाह रखती थी और इनका काम लिटिल डेविल्स के अहकामात की तामील करना था। आज की किस यहीं